हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द अल्केमी पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री में मोनो लेयर फॉर्मेशन के लिए जो थ्योरीज दी गई थी एक्सप्लेन करने के लिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। उसमें कौन सी थी? फ्रेंडलेट की थी। उसके बाद में हम बात कर रहे थे लैंग्यूमर की। अब ये लैंग्यूमर आइसोथर्म जो है ये अपनी थ्योरीज में क्या चीज कहता है, मोनो लेयर जो है वो किस प्रकार से फॉर्म होती है, उसके लिए किस प्रकार से इसने अपनी थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स दिए वो क्या कहते हैं, और उसके लिए जो मैथमेटिकल इसने एक्सप्रेशन दिया वो किस प्रकार से ड्राइव होता है, और उससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो पूछे गए हैं इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे CSIR नेट और गेट के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता लगेगा कि अब तक यहां से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर पूछा गया है और कितना इजी तरीके से हम सोल्व करेंगे ये भी हम इस वीडियो में देखें। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक का नाम है लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये लैंग्यूमर जो थे इन्होंने क्या कहा उस चीज को समझना। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कंप्लीट जो थ्योरी है ये कंप्लीट थ्योरी बेस्ड ऑन केटीजी, बेस्ड ऑन केटीजी। समझ में आ रही मेरे? किस पर बेस्ड है ये पूरी थ्योरी? केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ केस। अब केटीजी पर बेस्ड है तो उससे रिलेटेड कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स को हम देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन पोस्टुलेट को समझने की कोशिश करते हैं। पोस्टुलेट बहुत है लेकिन जो मेन पोस्टुलेट्स हैं उनके बारे में हमको नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है उसको समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट वो ये कहता है कि जो आपकी सरफेस होती है जिस पर एडजॉर्प्शन होता है, जो आपकी सॉलिड सरफेस होती है जिस पर गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा, उसके लिए कहा गया कि जो आपकी सरफेस होती है उस पर फिक्स साइट होती है। क्या होती है? जैसे ये आपकी सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर फिक्स्ड साइट होगी, मींस इस प्रकार से। ये फिक्स्ड साइट का मतलब ये हो गया, इसको रेजिडुअल साइट भी कह सकता हूं, जिस पर आकर के गैसेस मॉलिक्यूल जाकर के एडजॉर्ब होंगे। तो इसके लिए ये कहा गया कि जो फिक्स्ड साइट है कि यहां पर और यहां पर, तो इन्हीं पर आकर के गैस मॉलिक्यूल आएगा, इनके अलावा किसी और सरफेस पे जाकर के एडजॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इस सरफेस के केवल इस फिक्स्ड पॉइंट पर या फिक्स सेट पर आकर के क्या होगा, जाकर के गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड होगा। यह इसका पहला पॉइंट था, किसका? लैंग्यूमर के पोस्टुलेट्स का। क्या कहा इसने कि इसके लिए जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होता है? फिक्स्ड साइट होती है, उस साइट पे जाकर के ही गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं, उसके अलावा कहीं और जाकर के वो एडजॉर्ब नहीं होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था उसको समझिएगा। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि जो साइट है उनका नेचर एक जैसा होता है। उनका नेचर एक जैसा होता है। इट मींस कि इन जो साइड्स है इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है? सेम होती है या आइडेंटिकल होती है। तो इनको हम आइडेंटिकल साइड्स कहते हैं। इनकी एक जैसी साइज होती है। समझ में आ रही मेरी बात? अलग अलग नहीं होते हैं, केवल आइडेंटिकल साइड्स होती हैं सारे के सारे। ऑल साइड्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि सेकंड पॉइंट का मीनिंग क्या है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी जो सरफेस है वो ये है और इस पर ये है आपके फिक्स्ड साइट। क्लियर है? अब जब गैस का मॉलिक्यूल आकर के यहां पर एब्जॉर्ब होगा, तो जब ये एब्जॉर्ब हुआ एक मॉलिक्यूल, तो अगला वाला मॉलिक्यूल जो आएगा ऐड होने के लिए गैस का, उस पर इस वाले से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई इसका साइज बड़ा है तो वो यहां पे आकर के एब्जॉर्ब होगा,
या फिर वो यहां पे होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट ऑल साइड्स आर आइडेंटिकल। और जब ऑल साइड्स आर आइडेंटिकल देन नो इफेक्ट ऑफ इस मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब ऑन दिस साइड्स। कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल का यहां पर एब्जॉर्ब हुआ है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कहा कि जितनी भी साइट्स होती हैं वो आइडेंटिकल साइट्स होती हैं और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एनर्जेटिकली भी क्या होती है, सेम होती है। एनर्जेटिकली सेम होती है, इट मींस एब्जॉर्ब जब हो रही है, जब ये पहला मॉलिक्यूल जाकर के इस फिक्स्ड साइट पर एब्जॉर्ब हो रहा है उस दौरान कुछ हीट निकल रही है, तो जब दूसरा मॉलिक्यूल आकर के ऐड होगा तो भी उतनी ही हीट निकलेगी जितना एक मॉलिक्यूल के आने से हीट निकली है। तो जितने नंबर ऑफ यहां पर मॉलिक्यूल ऐड होंगे उतनी हीट निकलेगी जितनी पहले वाले से निकली थी, सेम रहेगी। तो इसलिए ऑल आर एनर्जेटिकली सेट। साइट जितनी भी साइट से कौन एनर्जेटिकली साइट्स हो गई। एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए क्या कहने जा रहा हूं मैं, क्योंकि इनके बीच में यूनिफॉर्मली क्या होता है, इंटरएक्शन होता है। किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, यूनिफॉर्म में। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले कितने मॉलिक्यूल आ चुके हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं। ये नहीं कि यहां पर 3 मॉलिक्यूल आ चुके, अब जो अपकमिंग आएगा फ्री स्पेस में से कोई यदि मॉलिक्यूल आ रहा है तो ये नहीं कि यहां पर इनका जो है वो स्टेरिकली हिंड्रेंस लगेगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। ऑल आर आइडेंटिकल। साइट अवेलेबल है तो वहां पर जाकर के वो ऐड हो जाएगा, उसके पास वाले से उसके दूर वाले से कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमें क्या कहता है कि एडजॉर्ब मॉलिक्यूल का आपस में एक दूसरे से कोई इंटरएक्शन नहीं होता है। जिस प्रकार से समझिएगा कि ये आपकी सॉलिड सरफेस है, ये उसकी फिक्स्ड साइट है और फिक्स्ड साइट पर ये लगे हुए आपके क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल। तो थर्ड पॉइंट में ये कहा गया कि आपके ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसका एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, इसका एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसका इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन इस सॉलिड सरफेस का इस गैसियस मॉलिक्यूल के साथ क्या है, इंटरेक्शन है। ये तो हमको पता ही है, तभी जाकर के ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सॉलिड सरफेस का गैसियस मॉलिक्यूल के साथ तो एब्जॉर्प्शन है, इंटरेक्शन है, लेकिन इन गैसियस मॉलिक्यूल का एक दूसरे की रिस्पेक्ट में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। क्या मेरी बात यहां पर समझ में आ गई है आपको? अब जब ध्यान दीजिएगा, सॉलिड सरफेस पर ये जो आकर के ऐड हो रहा है गैसियस मॉलिक्यूल, तो ये इंटरेक्शन आपका वान डेर वाल भी हो सकता है और केमिकल बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि केटीजी को जब यदि फॉलो कर रहा है, और केटीजी में क्या होता है कि आइडियल गैसेस जो होती हैं, उन आइडियल गैसेस का आपस में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, वो एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालती है। क्या मेरी चीज आपको यहां तक समझ में आ गई कि मैंने आपको इन 3 पॉइंट्स में कोई इश्यू हो तो आप मुझे बताएं। पहला पॉइंट कि इसके ऊपर फिक्स्ड साइट होती है। सेकंड पॉइंट कि यहां पर ये जितनी भी साइट्स है ये आइडेंटिकल साइट्स होती हैं, एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में यह है कि यहां जब गैसेस मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं तो एक गैस के मॉलिक्यूल का दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ में कोई प्रकार किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर पे जो पॉइंट है उसको समझिएगा। वो ये कहता है कि एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल लोकलाइज्ड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? लोकलाइज्ड नेचर। जब लोकलाइज्ड नेचर के होते हैं इसका मतलब यह हो गया कि जो एक बार जहां जाकर के एब्जॉर्ब हो गया वो वहां फिक्स हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूं, एक चीज समझना, ये आपकी साइट है,
जिन पर ये साइट्स बनी हुई है, फिक्स्ड साइट जिसे हम कहते हैं। अब यदि कोई मॉलिक्यूल यहां जाकर के जुड़ गया गैस का, तो ये नहीं कि वो वापस यहां से हटेगा और जाकर के किसी और साइट पे जुड़ेगा कि नहीं मैं तो यहां से हट करके दूसरे जुड़ूंगा, मुझे यहां पर अच्छा नहीं लग रहा। तो इस प्रकार से कोई आकर के अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता। तो लोकलाइज्ड नेचर के होते हैं एडजॉर्ब मॉलिक्यूल। तो क्या कहा मैंने कि एडजॉर्ब मॉलिक्यूल लोकलाइज्ड नेचर के होते हैं। इट मींस एक बार जो जहां आकर के एडजॉर्ब हो गया वो वहां फिक्स हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? लेकिन दो चीज यहां पर निकल के आएगी। क्या है? पहली यह है कि यदि आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है या फिजियोजॉर्प्शन है, तो उस वाली कंडीशन में क्या कहा मैंने, यदि आपका वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है या फिजियोजॉर्प्शन है, तो उस वाली सिचुएशन में दो पॉइंट निकलते हैं। पहला लो टेम्परेचर पर, दूसरा हाई टेम्परेचर पर। यदि लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, यदि मैं लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो समझिएगा कि लो टेम्परेचर पर ऑल मॉलिक्यूल आर लोकेलाइज्ड। यहां पर क्या होंगे? लोकेलाइज्ड। लेकिन यदि मैं हाई टेम्परेचर की बात करता हूं, तो यहां पर क्या है कि मोशन संभव है। क्या पॉसिबल है? यहां पर मोशन। और मोशन का मीनिंग क्या है उसको समझिएगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि देखिए आपकी ये है सॉलिड सरफेस, यहां पर ये मॉलिक्यूल इस फिक्स्ड साइट पर जाकर के जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर हाई लेता हूं तो फिजिकल जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। और वीक बॉन्ड क्या होते हैं कि ये इंटरेक्शन अपने आपस में क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही ये ब्रेक करेंगे, जस्ट लाइक हमको इसको डिजॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये वीक बॉन्ड होने की वजह से ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाली सिचुएशन में, ठीक है। जैसे ब्रेक होंगे तो ये क्या है कि एक साइड से जाकर के दूसरी साइड पर पहुंच जाता है। ये तब पहुंचता है जब मैं फिजियोजॉर्प्शन वाली कंडीशन अप्लाई हो और टेम्परेचर कौन सा ले? हाई। एक एक बात को समझिएगा, लोकलाइज नेचर के तो होते ही हैं, ये इसका पॉइंट है। लेकिन यदि फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उस दौरान क्या कहा मैंने कि यदि टेम्परेचर हाई यदि लेता हूं तो उस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक बॉन्ड होते हैं, और वीक बॉन्ड की वजह से ये जो गैसियस मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, जिसको मैं डिजॉर्प्शन कहूंगा। डिजॉर्प्शन तरीके से ये जैसे फ्री हो जाएगा, फ्री होने के बाद में ये अनदर जो साइट है उसी सॉलिड सरफेस पे जाकर के ऐड हो जाता है या एब्जॉर्ब होके जाता है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझिएगा नेक्स्ट। ये तो बात करी मैंने आपकी फिजियोजॉर्प्शन की। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपका जो ये जो हो रहा है, ये आपका कौन सा हो रहा है? केमिकल एब्जॉर्प्शन या कीमोजॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन या कीमोजॉर्प्शन। इस वाली सिचुएशन में क्या होगा उसको समझिएगा कि ये भी दो प्रकार से होगा, आपका लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। और इन दोनों ही सिचुएशन में ध्यान क्या रखना है कि आपका टेम्परेचर चाहे लो हो चाहे आपका टेम्परेचर हाई हो, दोनों ही सिचुएशन में आपका क्या होगा? लोकलाइज्ड। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा? लोकलाइज्ड। क्लियर है मेरी बात? यहां तक आपको समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बेसिकली चीजें समझाना चाह रहा हूं इसके पोस्टुलेट्स के अंदर। एक एक पोस्टुलेट्स को आप मीनिंग बाय मीनिंग समझते चाहिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये तो इसकी बात होगी पोस्टुलेट। आपको पता है कि मैं कौन से की बात कर रहा हूं। ये लैंग्यूमेर एडजॉर्प्शन किसके लिए दिया गया था? मोनोलेयर को एक्सप्लेन करने के लिए काम में लिया गया, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ये कहता क्या है उसको समझना, ये कहना क्या चाह रहा है उसको समझना। तो देखिएगा, आपको पता है, मैं एक चीज बताऊं कि ये कहता है कि एडजॉर्ब गैस का मॉलिक्यूल और जो आपकी सॉलिड सरफेस है ये किस कंडीशन में होते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। किस सिचुएशन में होते हैं ये?
डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो मैं कह सकता हूं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। किसके बीच में होता है इक्विलिब्रियम? बिटवीन एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल एंड गैस मॉलिक्यूल। और वो गैस मॉलिक्यूल भी कौन सा? जो फ्री है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है किस किस के बीच में? एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल और गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में। किस प्रकार से होता है उसको समझिएगा। एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपकी कोई सॉलिड सरफेस है। ये आपकी क्या है? सॉलिड सरफेस। इस सॉलिड सरफेस में ये आपके क्या है? ये आपके गैस के मॉलिक्यूल जो फ्री है। क्लियर है मेरी बात? अब ये फ्री मॉलिक्यूल जो है, ये फ्री मॉलिक्यूल है और कुछ मॉलिक्यूल क्या है? आपकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो चुके हैं। क्लियर है मेरी बात? समझिएगा। कुछ मॉलिक्यूल तो आपकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो चुके, कुछ आपके फ्री हैं। इस प्रकार से ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर क्या होता है कि यहां ये जो आपके फ्री वाले हैं, ये तो क्या करेंगे? सरफेस पर जो साइड्स हैं जो मैंने बताई थी फिक्स्ड, उसकी तरफ क्या करेंगे? एडजॉर्ब होंगे। जो आपके फ्री वाले हैं वो तो क्या होंगे? सरफेस की तरफ एडजॉर्ब होंगे। ये तो आपका कहलाता है एडजॉर्प्शन। क्लियर है मेरी बात? और जो आपके एडजॉर्ब मॉलिक्यूल हैं, ये एडजॉर्ब मॉलिक्यूल किस तरफ मूव करेंगे? ऊपर की तरफ। और जैसे ये अपर की तरफ मूव करेंगे, ये आपका कहलाएगा डिजॉर्प्शन। क्या दोनों चीज समझ में आ रही है? जो फ्री मॉलिक्यूल है वो तो सरफेस की तरफ एडजॉर्ब होने लगेंगे तो उसको एडजॉर्प्शन कहेंगे, और जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल है वो डिजॉर्प्शन शो करेंगे। तो ये जो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन है, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। ये रिवर्सिबल फिनोमिना कहलाता है। एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन क्या कहलाता है? रिवर्सिबल फिनोमिना कहलाता है। और देखो अच्छे से समझाता हूं किस प्रकार से होता है। इस चीज को मैं आपको एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका है सॉलिड सरफेस। समझिएगा ध्यान से, ये आपका क्या है? सॉलिड सरफेस। इस सॉलिड सरफेस पर ये पूरा वैकेंट है। अभी यहां पर ये गैसियस मॉलिक्यूल है। क्लियर है? ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले जब ये वेकेंट साइट है तो केवल क्या होगा? यहां पर एडजॉर्प्शन ही होगा, क्योंकि यहां पर तो पूरी साइट क्या है? वैकेंट है। तो क्या होगा? केवल और केवल यहां पर एडजॉर्प्शन होगा। और जब एडजॉर्प्शन होगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। जब कंप्लीट साइट वेकेंट है उस वाली सिचुएशन में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। लेकिन कुछ समय पश्चात जब कुछ मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे, यहां पर जैसे ही कुछ मॉलिक्यूल यहां पर जाकर के एडजॉर्ब हो गए, तो आपका कुछ एरिया क्या हो गया? फुलफिल हो गया, ऑक्यूपाई हो गया। जैसे ही कुछ एरिया ऑक्यूपाई हुआ, अब जो आपके एडजॉर्प्शन की रेट है वो डिपेंड करेगी डिजॉर्प्शन पर। तो अब जो एडजॉर्ब होगा वो डिपेंड करेगा डिजॉर्प्शन पे। तो डिजॉर्प्शन जितना फास्ट होगा, एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। जब सबसे पहले जब वैकेंट थी तब आपका एडजॉर्प्शन मैक्सिमम हो रहा था, क्योंकि उस सिचुएशन में डिजॉर्प्शन की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई एडजॉर्ब मॉलिक्यूल तो था ही नहीं सरफेस पर। लेकिन कुछ जैसे ही मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए, उसके बाद में क्या हो रहा है उसको समझिएगा। जैसे ही फिर यहां पर कुछ साइट्स क्या होगी? ऑक्यूपाई हो गई। तो अब जो एडजॉर्ब होंगे मॉलिक्यूल, उसके लिए जो अपने को वेकेंट साइट चाहिए, उसके लिए इनको अपन को क्या करना पड़ेगा? डिजॉर्ब करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो डिजॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है?
क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रोसेस चलता रहेगा इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल, उस वाली सिचुएशन में एक ऐसी पॉइंट आएगा जब आपका डिजॉर्प्शन की रेट और एडजॉर्प्शन की रेट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसी को हमने क्या कहा था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि जब आपका एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन जो है ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हमने क्या कहा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी? अब ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आया, इसको समझाने के लिए इन्होंने मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन को लिया, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें क्या कहता है, हम उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बात? कि यहां पर जो आपका ये जो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन हो रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में इसने कन्वर्ट किया, और वो क्या है उसको हम यहां पर अब समझते हैं। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने हमें कहा कि भाई सपोज एक मॉलिक्यूल ए, कौन सा, गैसियस मॉलिक्यूल, क्या कहा इन्होंने, सपोज ए एक गैसियस मॉलिक्यूल है जो एक आपका सॉलिड सरफेस कहूं मैं, जिसको मैंने कहा एम, ये आपका क्या एक सॉलिड है जिस पर जाकर गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा। जब एडजॉर्ब होगा उस वाली सिचुएशन में ये वाला क्या कहलाएगा, यहां पे क्या बनेगा आपका ए एम, ये सॉलिड सरफेस पे क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, जिसको मैंने लोकलाइज्ड एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स कहूंगा। इसको मैं क्या कहूंगा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स कहूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब उस सॉलिड सरफेस पर आपका गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? अब अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। गैसियस मॉलिक्यूल है ए, सॉलिड सरफेस एम, जिस पर एब्जॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, के ए, क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और जब यहां से डिजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन का मतलब सॉलिड सरफेस पर जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ है वो अपनी सरफेस को छोड़ के निकले, तो ये आपका कहलाएगा डिजॉर्प्शन, और ये वाली जो रेट है, ये रेट कांस्टेंट किसका हो जाएगा, आपका डिजॉर्प्शन का, जिसको हमने के डी से आपको यहां पर इंडिकेट किया। तो के आपका रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और के डी आपका रेट कांस्टेंट ऑफ डिजॉर्प्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये इक्वेशन आप समझिएगा, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है उसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यह, अब क्या होता है उसको समझिए, अब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसको समझो। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको मैंने कहा पी ए। क्लियर है यहां पर, क्योंकि गैस क्या है, पी ए। एंड द नंबर ऑफ वेकेंट साइट ऑन द सरफेस, एंड द नंबर ऑफ वेकेंट साइट ऑन द सरफेस, जिसको मैंने किससे इंडिकेट किया, N1 माइनस थीटा। इसके प्रोपोर्शन होती है कौन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब मैंने आपको, जब मैं एडजॉर्प्शन आया तो हम पता रहा था, तो मैंने बताया था जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना एरिया बढ़ेगा, इतना एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। दूसरा, नंबर ऑफ वेकेंट साइट ऑफ द सरफेस, सरफेस जितनी ज्यादा वेकेंट होगी, मैंने कहा उतना ही ज्यादा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा, उसके ऊपर एडजॉर्प्शन होगा। दोनों चीज मैंने अभी आपको लास्ट में बताया है। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इन दो चीज के प्रोपोर्शनल हो गया। इसको मैंने N1 माइनस थीटा से इंडिकेट किया। क्यों किया, इसको समझिएगा कि यहां पर जो N है आपका, वो N किसको इंडिकेट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ साइट्स। N किसको इंडिकेट कर रहा है,
वो कर रहा है आपका टोटल नंबर ऑफ साइड्स। एन यहां पर टोटल नंबर ऑफ साइड्स को बता रहा है। और जो आपका थीटा है, ये थीटा किसको बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइड ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल। थीटा किसको बता रहा है? कि फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल मतलब जो आपका सरफेस पर एरिया था वो ऑक्यूपाइड हो गया एडजॉर्प्शन के दौरान, उसको थीटा बता रहा है। तो वैकेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? 1 माइनस थीटा। किस प्रकार से बताएगा समझिएगा। तो थीटा को मैं क्या कह सकता हूं? थीटा को मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट। मान लीजिए आपकी टोटल नंबर ऑफ साइट्स 1 है, समझ रहे आप? टोटल नंबर 1 साइट है, तो नंबर ऑफ कितनी साइट ऑक्यूपाइड होगी डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, तो उसी प्रकार से निकल के आएगा आपका थीटा। और थीटा को यदि मैं ओवरऑल 1 में से माइनस कर दूंगा तो आपका जो वेकेंट साइट होगी, ये तो क्या है? ऑक्यूपाइड साइट है, तो जितनी वेकेंट होगी उसको 1 माइनस करते ही आ जाएगा। और उसको यदि मैं टोटल नंबर ऑफ साइट से कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वेकेंट साइट निकल के आ जाएगी मेरे पास। वही क्या कहलाएगी? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन से मल्टीप्लाई कहलाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होता है? प्रेशर ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल के साथ प्रोपोर्शनल में, और साथ में सरफेस जो वेकेंट नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स होती है ऑन द सरफेस, उसके भी क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं यहां पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को मैंने क्या लिखा? आर ए, और मैं ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके लगाता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? के ए, और आपका क्या है? पी ए इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा। और ये वाली पूरी इक्वेशन को कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रही? मैंने जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, मैंने क्या लगा दिया? कांस्टेंट के ए काम में लिया है, जो आपको मैंने क्या कहा था? रेस्ट कांस्टेंट ऑफ द एडजॉर्प्शन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। सिमिलरली रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होगी? केवल किसके? नंबर ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट मतलब थीटा, और थीटा को मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट आ जाएगी। क्योंकि डिजॉर्प्शन में तो क्या हो गया? जो डिजॉर्ब हो चुका वो एरिया को कवर करेगा, इस पर प्रेशर का कोई इश्यू है नहीं। तो जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है वो क्या रहेगी? नंबर ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, या कह दो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। और जैसे ही यहां पर मैं इस थीटा वाले साइन को हटाता हूं, इसको मैं आर डी से इंडिकेट करूं, इसे इसमें यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, के डी लिखूंगा, एन थीटा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देखिएगा, जैसे ही हमने यहां तक किया, आगे क्या होगा इसको समझिएगा। आगे कहूंगा सिंस एट इक्विलिब्रियम पर मैंने क्या कहा था आपको कि आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या था आपका? वो है आपको इक्वेशन फर्स्ट से लिख देता हूं मैं आपको, के ए पी ए डॉट एन 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है? के डी एन थीटा। यहां पर समझने वाली बात क्या है उसको समझिएगा कि यहां से आपका ये जो एन है और यहां से ये एन, दोनों एन क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है। ठीक है, जैसे ही ये कैंसिल आउट हुए, क्या बचेगा आपके पास? के ए पी ए 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के डी थीटा। क्लियर है यहां पर? अब देखिएगा क्या होगा।
अब जैसे ही मैं यहां पर ये करता हूं, यहां से के डी का ट्रांसफर इधर करता हूं और यहां से 1 माइनस थीटा का ट्रांसफर इधर करता हूं, तो देखिएगा क्या होगा, के ए बटा के डी पी ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। यही बनेगा, यही बनेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझिएगा, आपका यहां पर जो के ए अपॉन के डी है, के ए अपॉन के डी है, इसको मैं ओवरऑल के से इंडिकेट करूंगा, और जो ओवरऑल के होगा कैपिटल के, वो इंडिकेट करेगा एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपका ये जो के ए अपॉन के डी है, इसको मैं ओवरऑल कैपिटल के से इंडिकेट करूंगा, जो क्या कहलाएगा आपका एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एड्जॉर्प्शन ऑफ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिजॉर्प्शन का जो रेशियो है वो आपका क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एड्जॉर्प्शन के लिए। तो मैं आपको यहां पर जो आपका ये के ए बाई के डी है, इसकी जगह आपको मैं कैपिटल के काम में ले सकता हूं और थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इस फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है? अब देखिएगा मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो फिनोमेना ये निकल के जो आया, इसका मैं क्या करता हूं? रेसिप्रोकल। क्या करूंगा मैं? रेसिप्रोकल। समझिएगा, जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, इसका मतलब हो गया 1 बाई के पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा। उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल में इधर भी होगा तो इधर भी होगा, दोनों तरफ हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा आपके पास? 1 बाई के पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा। इसी फॉर्म में निकल के आएगा आपके पास, इसी फॉर्म में आपके पास निकल के आएगा। क्लियर है यहां पर? अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या हो रहा है उसको समझिएगा। इस थीटे का मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि 1 बाई के पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा माइनस 1। इसको इसी प्रकार से लिख सकता हूं, 1 बाई थीटा माइनस थीटा बाई थीटा को तो 1 लिख सकता हूं। क्लियर है? चलिए, जैसे ही मैंने इस फॉर्म में लिखा, अगले स्टेप में ये जो -1 है, इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूं, तो क्या हो जाएगा उसको समझिएगा। आपका हो जाएगा 1 बाई के पी ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई थीटा। इस फॉर्म में हो जाएगा ये। और जैसे ही इसका मैं एलएचएस लेता हूं, तो निकल के आएगा 1 प्लस के पी ए डिवाइडेड बाई के पी ए इज इक्वल टू 1 बाई थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप इसका एलएचएस लेंगे आपको ये मिल जाएगा। तो यहां से आप वापिस इसका रेसिप्रोकल कीजिए। रेसिप्रोकल करते ही मैं कह दूंगा आपको कि के पी ए इज इक्वल टू 1 प्लस के पी ए इज इक्वल टू थीटा। और आपका ये जो ओवरऑल रिलेशन निकल के आया, यही आपका क्या कहलाएगा? लेंगुमर आइसोथर्म के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड लेंगुमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? आपकी इक्वेशन नंबर जो 3 है, लेंगुमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्रेशन इसका लिखा है, डेरिवेशन आपको मैंने समझाया है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब देखिए, अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होगा। एक आपका लो प्रेशर, एक हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब हो गया 1 इज ग्रेटर देन के पी ए। 1 इज ग्रेटर देन के पी ए। इट मीन्स इस वाले फॉर्मूले में आपका के पी ए की टर्म क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटा है, और जो छोटा है उसको खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू के पी ए। यही बचेगा केवल आपके पास, थीटा इज इक्वल टू के पी ए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आपका जो ये है इक्वेशन, ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ए। लेकिन जब मैं बात करता हूं हाई प्रेशर पर, तो हाई प्रेशर पर क्या होगा?
आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसमें हो जाएगा के पी ए इज ग्रेटर देन 1। तो आपका जो सिचुएशन में निकल के आएगा वो आएगा आपका थीटा इज इक्वल टू 1। और ये चीज मैंने आपको बताई भी है, अप्लाई करना भी सिखाया है, दिमाग में भी आपको होगा कि यदि मैं आपका प्रेशर हाई लेता हूं, और प्रेशर हाई का मतलब ये हो गया कि आपका मोनोलेयर का पहले फॉर्मेशन पूरा होगा, उसके बाद ही आगे फिर आपका फॉर्मेशन होगा। जब मोनोलेयर का फॉर्मेशन होगा इट मींस आपकी जो पूरी जो साइट है वो क्या हो जाएगी, ऑक्यूपाइड हो जाएगी। और जब साइट पूरी ऑक्यूपाइड हो जाएगी तो उसका मान कितना होगा, 1। और वही यहां पर निकल के आ रहा है। इस चीज को ये क्लियरिफाई कर रहा है कि हाँ, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर लिमिट कहां से स्टार्ट होती है पहले तो आप वो समझिए। देखो मैंने आपको अभी समझाया था, समझने की कोशिश करना। आपको मैंने जब फर्स्ट ऑर्डर जब वो समझा रहा था मैं आपको, मोनोलेयर का फॉर्मुलेशन वो इस प्रकार से होता है। यहां पर आपका x/m, तो यहां पर मैं यहां पे प्रेशर था, तो दे रहा हूं यहां पर जिस पोजीशन पे यहां पर ये, यहां तक आपकी लो प्रेशर लिमिट लेते थे हम, जैसे ही हाई प्रेशर लिमिट लेते थे ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता था। तो लो प्रेशर लिमिट पे तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट मोनोलेयर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो मोनोलेयर कंप्लीट होगी, उससे जैसे हाई जाता हूं तो प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर हाई जाने पर कंप्लीट मोनोलेयर हो गया। मतलब मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो आपका सरफेस एरिया था, ये पूरा सरफेस एरिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहले मोनोलेयर क्या होगी, कंप्लीट सरफेस पे हो गई, और जब कंप्लीट सरफेस आ गई तो आपका जो वेकेंट एरिया है वो कितना हो जाएगा, होगा ही नहीं, ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो हाई प्रेशर लिमिट पर ये क्या हो जाएगा, 1। क्या मेरी चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी ये चीज वाकई में समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान देना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो आपका फॉर्मूला है, कौन सा, इक्वेशन नंबर 3, ये आपका किसके लिए कहलाएगा, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। ये किसके लिए है आपका फॉर्मूला, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन यदि मैं बात करता हूं किसके लिए, डायएटोमेटिक या पॉली एटोमिक के लिए, तो पॉली एटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल के लिए बात करूंगा तो ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, और मॉडिफाई होकर के क्या निकल के आएगा वो आपका समझने की कोशिश करना। वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू के पी ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी ए। यहां पर इसका होल पावर 1/n और यहां पर इसका होल पावर 1/n, और यहां पर n किसको इंडिकेट कर रही है, एटोमिसिटी ऑफ द गैस, एटोमिसिटी ऑफ द गैस। क्लियर है? एटोमिसिटी ऑफ द गैस इंडिकेट कर रही है। इट मींस किस प्रकार से एक्सप्रेस होगा, ध्यान से समझना। यदि मैं जैसे आपको कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। देखिए ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ये आपका फॉर्मूला अपने को दिमाग में रखना है, हमेशा आपके दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए। ये मोनोएटॉमिक के लिए था जिसके लिए पावर 1/1 होती, तो 1 लिखने की नीड नहीं होती, बट यहां पर 1/n होता है। ये जो n होता है इसकी रेंज होती है 0 to 1। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं कि आपका यदि ये आपकी है गैस और ये आपका है सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस पर जब एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो उसके लिए मान लीजिए मैंने कहा ये आपकी सॉलिड सरफेस पर एक मॉलिक्यूल ही जाकर के ऐड हुआ। जब एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो आपका जो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था थीटा इज इक्वल टू KPA/1 प्लस KPA, वही अप्लाई होगा, क्योंकि जब आपका एक ही एडजॉर्ब हो रहा है। लेकिन जब आपका दोनों एडजॉर्ब हो जाएगा तो फॉर्मूला किस प्रकार से मॉडिफाई होगा, जो मैंने कहा पॉली एटॉमिक के लिए अप्लाई करते हैं। और पॉली एटॉमिक के लिए जो अप्लाई किया था वो क्या था आपका, कि थीटा इज इक्वल टू KPA डिवाइडेड बाई 1 प्लस KPA। यहां पर मैंने लिखा था 1/n, और 1/n की जगह n क्या कहा था मैंने, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब हो गया गैस, गैस मॉलिक्यूल कितने यहां पर 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर भी आ जाएगा 1/2। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यदि यहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल 3 होते, जस्ट लाइक ओजोन O3, तब यहां पर यहां आ जाते 3। यहां पर फॉर्मूला बेस्ड आपसे कई बार क्वेश्चन नेट और गेट के अंदर पूछा गया है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पूछा है। आपको बोला है कि एडजॉर्ब होने वाला सॉलिड सरफेस पर मॉलिक्यूल ओजोन है, O3 है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसमें जो n होगा वो किसके इक्वल होगा, तो उस पर लिखना था आपको 3।
सिंपल एटोमिसिटी के बारे में पूछा था आपसे, जब प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन सबको अप्रोच लगाना था। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। तो कुछ ही सिलेक्टेड फॉर्मूले हैं, 2 से 3, वही अपने को इस पूरी सरफेस केमिस्ट्री में याद रखना है और आराम से अपने आप को एक इजी क्वेश्चन कलेक्ट करके अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? किस प्रकार से अप्रोच होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, क्या ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है मेरी? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? चलिए, ये तो चीज हो गई हमारी सिंपल इस फॉर्मूले की। अब क्या है कि इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, जिस पर आजकल अब क्वेश्चन बनना शुरू किया है CSIR ने। अब वो जो मॉडिफिकेशन है, वो क्या मॉडिफिकेशन है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, उसको समझिएगा। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है उसको समझना। मॉडिफिकेशन ये कहा गया कि यहां जो आपका ये जो थीटा है, क्या ये जो आपका थीटा है, ये थीटा क्या होता है आपका? वो V अपॉन VM, वॉल्यूम अपॉन VM। यहां पर क्या ध्यान देना है, थीटा आपको मैंने बताया था वही था, क्या था आपका जो लास्ट में भी बताया था मैंने कि साइट ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल साइट्स, वही था ना। उसी चीज को यहां पर थोड़ा अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन लिखा है लेंग्यूमर का, और उसमें यहां पर उसने क्या कर दिया, उस साइट्स की जगह यहां पर क्या ले लिया, वॉल्यूम काम में लिया। और यहां पर जो V है, V आपको बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एट गिवन प्रेशर P। प्रेशर P पर आपका जो वॉल्यूम है, प्रेशर P का मतलब आपका जो एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्यूपाइड करेगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, तो जो सरफेस है उस पर प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर के दौरान जो वॉल्यूम है, मतलब समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझिएगा। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ये कोई आपको टैंक दिया गया है, इस टैंक से आपका यहां से ये गैस इस सरफेस में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। शुरुआत में मान लीजिए गैस इतनी है आपकी, तो वॉल्यूम इतना हो गया इसके अंदर। कितना वॉल्यूम यहां पर आ जाएगा, समझ में आ रही मेरी बात आपको? कितना इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वॉल्यूम इधर ट्रांसफर हो जाएगा, वो वॉल्यूम आपका आ जाएगा यहां पर, निकल जाएगा यहां से। क्लियर है? जो नीचे वाला VM है, ये वॉल्यूम कहलाता है आपका वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोलेयर। इट मींस एक कंप्लीट मोनोलेयर बनाने के लिए, जैसे ये मोनोलेयर बनानी है आपको ये वाली, तो ये कंप्लीट मोनोलेयर बनाने के लिए कितना वॉल्यूम काम में ले लिया गया है। मान लीजिए इसमें कंप्लीट ये बनाने के लिए कितना वॉल्यूम काम आ गया, मान लीजिए इतना आ गया, तो कितना रिक्वायर्ड रहा, ये वाला वॉल्यूम क्या कहलाएगा आपका VM। मोनोलेयर बनाने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ, वो आएगा आपका यहां पर VM। बात तो वही रही ना, थीटा भी वही कहता था कि एक तो आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब एक सरफेस का टोटल वॉल्यूम, वही तो आपका वॉल्यूम था। तो यहां पर मोनोलेयर का वॉल्यूम बात कर ली, तो आपको वॉल्यूम की टर्म में आजकल पूछने शुरू किया है इसको। तो थीटा इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोनोलेयर का वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है, आपको मैंने जस्ट अभी बताया था, KP अपॉन 1 प्लस KP। क्या मैंने अभी ये तो बताया था आपको। जब ये मैंने आपको बताया था तो ध्यान से समझिएगा कि मैं जब इसको रेसिप्रोकल करता हूं, तो रेसिप्रोकल का मतलब हो गया आपका कि VM डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू 1 प्लस KP डिवाइडेड बाई KP। क्लियर है यहां पर? यहां तक आपको मेरी बात क्लियर है? इस फॉर्म को मैं थोड़ा एक्सप्रेशन को ब्रेक करता हूं, तो VM इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1 बाई KP प्लस KP इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहां पर। अब समझिएगा कि यहां से मैं ये जो आपका कंसेप्ट है उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई का मतलब ये हो गया कि मैं मल्टीप्लाई बाय P बाई VM, P बाई VM से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे ही मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका क्या निकल के आएगा उसको समझिएगा। फॉर्मूला निकल के आएगा आपका, इस वाले फॉर्मूले को मल्टीप्लाई किया तो निकल के आएगा आपका P बाई V इज इक्वल टू 1 बाई KVM प्लस 1 बाई VM डॉट P। ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, और ये एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाता है,
इन टर्म्स ऑफ प्रेस वॉल्यूम आपका लैंग्यूमर आइसोथर्म का कंसेप्ट कहलाएगा। और इसको किस प्रकार से ग्राफिकली आपसे पूछेगा उसको समझिएगा। आपसे क्या पूछेगा, वो प्लॉट बना करके देगा कि आपका प्लॉट है पी वाई वी और पी। तो यहां जो आपका क्या हो गया, पी वाई वी हो गया, ये आपका वाई, ये एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा एम, और ये आपका हो जाएगा सी इंटरसेप्ट। तो प्लॉट आपका क्या आएगा, लीनियरली इंक्रीजेस स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये आपका एरिया क्या हो जाएगा 1/KVM, जो कि आपका इंटरसेप्ट कहलाएगा। इंटरसेप्ट ये वाला आपका क्या कहलाएगा स्लोप, तो स्लोप क्या हो गया आपका 1/VM। तो आपको क्या करेगा, वो बोलेगा कि जो प्लॉट है वो आपका P/V और P के बीच में प्लॉट किया गया है, उसके लिए स्लोप का मान आपका इतना है, समझिएगा। तो आपका मोनोलेयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो समझिएगा, मान लीजिए आपका उसने स्लोप का मान x दिया है। क्या दिया है आपका स्लोप का मान x दिया है, तो आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/VM, और v 1/VM, v में भी आपसे पूछा है तो vm निकालने के लिए आप क्या कर देंगे 1/x, जो x है उसको 1 में से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा मोनोलेयर का जो वॉल्यूम था वो निकल के आ जाएगा। तो आप आजकल जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ग्राफिकली पूछेगा, किस प्रकार से पूछेगा वो भी मैंने आपको बताया। किस प्रकार से आप तक आ चुके वो हम अब नेक्स्ट वीडियो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक साथ करेंगे सोल्व पूरे सरफेस के, तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए एनी टाइम, यदि आपको सरफेस केमिस्ट्री रीड आउट करी है तो। थीटा बराबर KP/1 + KP, और एक वॉल्यूम की टर्म में ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। किस प्रकार से आया वो भी मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं किया, सिंपल कंसेप्ट से हमने इसको निकाला है। ये आपको फॉर्मूला नहीं देगा, आपको देगा इस फॉर्म में। जैसे ये वाई फॉर्म मिले आपको कि P/V/P के बीच में प्लॉट कराया और बोला कि स्लोप का मान ये है, तो बताइए मोनोलेयर का वॉल्यूम क्या होगा, या कुछ भी आपको इंटरसेप्ट दे दे और K का मान दे देगा, पूछा अगर मोनोलेयर का वॉल्यूम क्या है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या थी, वो इस इक्वेशन से ही पता लगेगी। क्लियर है यहां तक आपको बात, यहां तक आपको बात क्लियर है। तो ये आपको मैंने आज डिस्कस किसके बारे में किया है आपसे, कंप्लीट लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में डिस्कस किया है मैंने आपसे। ठीक है, यहां से यदि सवाल आता है तो आपका अब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो नेक्स्ट वीडियो में है सारे प्रीवियस ईयर के सवाल सोल्व करेंगे। क्लियर है यहां पे मेरी बात, आपको यहां तक मेरी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम क्या है कि आपका जो बेट इक्वेशन है, साथ ही साथ सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया है, और गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसका बेसिक फॉर्मूला है, उसको भी रीड आउट करेंगे। कई बार क्वेश्चन हो सकता है उस पर आजकल बन जाए, एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, एक न्यूमेरिकल उस पर भी कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में पिक्चर कंप्लीट बन जाए। इतना ही थोड़ा पढ़ना है, बाकी हिंसलवुड थ्योरी काइनेटिक्स की जो है वो सब हम काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, यहां पर इसके साथ रीड आउट नहीं करेंगे। ये चीज आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम 102 वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आपका ये जो पोर्शन है कंप्लीट करवा दे। नेक्स्ट वीडियो में हम बेट इक्वेशन और गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म उसको कंप्लीट करके थ्योरेटिकली पार्ट कंप्लीट कर देंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं उनको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आज कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो आपका लैंग्यूमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन है ये सरफेस केमिस्ट्री का, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, कभी भी आपसे सवाल यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करें, शेयर करें, ताकि सभी को बेनिफिट्स हो सके। और दूसरी चीज़, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखें, हर वीडियो को पूरा देखें, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है कंप्लीट देखें, क्योंकि यहाँ पर अभी जो एनी हाउ टाइम जो टारगेट लिया है वो टारगेट ये है आपको वही चीज़ पढ़ाई जाए, वही चीज़ यहाँ पर अपलोड की जा रही है जो आपके लिए CSIR नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से बेसिकली आपको सवाल, हमारा टारगेट अभी ये है कि यहां इतना कंटेंट पढ़ा दिया जाए कि बच्चा यहां से यदि हर वीडियो भी देख के जाता है तो आपका नेट और GRF आराम से निकल जाए, क्वालिफाई हो जाए। इस प्रकार से हमने टारगेट लिया है, इसलिए हम अभी उस माइंड सेट इस प्रकार से कर रखा है कि उस प्रकार से हम पोर्शन को कंप्लीट करवाएं सिलेबस का। क्लियर है, इसलिए इस चीज को थोड़ा सीरियसली लें और हर वीडियो को कंप्लीट देखें, और जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करते चाहिए अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है।
ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।